नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट गोपाल शर्मा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेस जुडिकेटा को। रेस जुडिकेटा सीपीसी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसको हम समझ सकते हैं इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या कहती है? नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू has been directly and substantially in issue in a formal suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by the सच कोर्ट। तो इसका क्या मतलब होता है? रेस जुडिकेटा का मतलब होता है कि आपने एक केस इंस्टीट्यूट कर रखा था जिसमें दो पार्टीज थी। कोई एक कॉज ऑफ एक्शन था, सब्जेक्ट मैटर था। अब वो पार्टी चल रहा था, उस केस चल रहा था, उस पार्टी का केस चल रहा था। इसी दौरान दूसरी पार्टी ने किसी दूसरे कोर्ट के अंदर, आपके पास में दूसरे कोर्ट के अंदर सब्सिक्वेंट सूट फाइल किया। ठीक है, उसमें सेम कोज ऑफ एक्शन था, सेम सब्जेक्ट मैटर था और उस दोनों पार्टीज भी सेम थी। ठीक है, तो अब जैसे पहले प्रीवियसली जो सूट के अंदर अपना मैटर था, ठीक है, वो डिसाइड नहीं हुआ था। ठीक है, उसके दौरान उसने उसको इंस्टीट्यूट कर दिया। अब मान लीजिए प्रीवियसली सूट जो था वो डिसाइडेड हो गया। तो जब प्रीवियसली सूट डिसाइड हो जाएगा तो जो सब्सिक्वेंट जो केस जो फाइल किया था कोर्ट के अंदर, वो कोर्ट उसमें रेस जुडिकेटा अप्लाई कर देगी। दैट्स मीन कि जो भी कोर्ट ने अपना जो ऑर्डर दिया था वो डायरेक्टली इस पे लागू हो जाएगा। जो भी डिसीजन प्रीवियसली जो कोर्ट ने दिया था वो सब्सिक्वेंट सूट पे डायरेक्टली लागू हो जाएगा। तो ये था मतलब सर रेस जुडिकेटा का मतलब। ठीक है, ये क्यों किया जाता है? ये क्वेश्चन आता है कि रेस जुडिकेटा का प्रयोग क्यों किया जाता है। एक्चुअली जब अपने प्रीवियसली केस चल रहा था, किसी पार्टी ने सब्सिक्वेंट सूट दायर कर दिया मान लीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए प्रीवियसली सूट में कोई भी डिसीजन आता तो सब्सिक्वेंट सूट के अंदर जो फाइल किया है तो वो पार्टी चाहती कि भाई ये डिसीजन चेंज हो जाए। और मान लीजिए जो कोर्ट ट्राई कर रही है सब्सिक्वेंट सूट को और उसने अगेंस्ट में दे दिया, ठीक है, तो दूसरी पार्टी फिर सेम जो जुरिस्डिक्शन की कोर्ट है उसमें फाइल कर देगी, फिर डिसीजन चेंज हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लिसिटी जो केसेस है उनको खत्म करने के लिए, दैट मीन्स कि जो प्रीवियस सूट के अंदर डिसाइड हो गया वो सब्सिक्वेंट सूट के लिए हमेशा रेस जुडिकेटा का कार्य करेगा। अब हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई रेस जुडिकेटा जो होती है एक पब्लिक पॉलिसी होती है तथा एक प्राइवेट पॉलिसी दोनों होती है, दोनों की तरह कार्य काम करती है आपके पास में। रेस जुडिकेटा को अगर ऑब्जेक्ट देखते हैं तो ये बेसिकली 3 मैक्सिम्स पे काम करता है। ये मैक्सिम मैं आपके पास पढ़ के सुना देता हूँ। पहली मैक्सिम का नाम है जो कि लैटिन मैक्सिम है, नेमो डेप्ट बिस विक्सारी प्रो उना इट इडम कोजा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई भी पर्सन सेम कोज ऑफ एक्शन को लेके दो कोर्ट के अंदर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट 2 कोर्ट्स के अंदर सेम कोज ऑफ एक्शन को लेके इन्वॉल्व नहीं हो सकता। मतलब उस मैटर को लेके 2 कोर्ट्स कभी भी सूट को ट्राई नहीं कर सकती है। ठीक है, दूसरी जो लैटिन मैक्सिम है, इंटरेस्ट रिपब्लिका उट सिट फिनिशलिटम। इसका मतलब होता है कि भाई स्टेट का जो एक इंटरेस्ट होता है वो हमेशा ये होता है कि कोई भी सूट का एंड हो जाए। स्टेट इसी एक उस पर वर्क करती है अपने इंटरेस्ट पे कि भाई कोई भी सूट है उसका जितना जल्दी हो सके एंड हो जाए। तीसरी बात करते हैं तीसरी लैटिन मैक्सिम की, रेस जुडिकेटा प्रो विडिटेट ऑक्यूपेटर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो भी जुडिशियल डिसीजन जिस भी कोर्ट का आया है वो करेक्ट माना जाएगा सब्सिक्वेंट सूट के अंदर। ये नहीं कि आप उसकी मतलब कॉम्पिटेंसी को आप चैलेंज करोगे या फिर किसी भी चीज को, वो एकदम करेक्ट माना जाएगा जुडिशियल डिसीजन को। तो अब बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की कि भाई रेस जुडिकेटा की एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ पे होती है। तो मेरे पास कुछ पॉइंट्स है, नॉट एग्जॉस्टिव, ये एग्जॉस्टिव पॉइंट्स नहीं है। तो मैं आपको ये 9 पॉइंट है जो मेरे पास में, और भी पॉइंट हो सकते हैं लेकिन 9 पॉइंट्स को मैं आपको समझा देता हूँ। पहला पॉइंट है सिविल सूट्स, दूसरा पॉइंट है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, तीसरी बात आती है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, चौथी बात आती है टैक्सेशन मैटर्स में, पांचवी बात आती है इंडस्ट्रियल एडजुडिकेशंस में,
छठी बात आती है रिट पिटिशंस पे। सातवीं बात आती है एडमिनिस्ट्रेटर ऑर्डर्स पे। नवीं बात आती है इंटरिम ऑर्डर्स पे। और एक और बात आती है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे। माफ कीजिएगा, मैंने शायद आई थिंक 9 पॉइंट बोल दिया था, 9वां पॉइंट बोल दिया था। तो इन तरीके की प्रोसीडिंग या सूट्स या पिटिशंस पे रेस जुडिकेटा की एप्लीकेबिलिटी है। मतलब यहाँ पे ये लागू होता ही होता है, मतलब यहाँ पे ये अप्लाई होता है। अब एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, जो कि इलस्ट्रेशन हमको समझाया गया था एक केस के अंदर। उस केस का नाम था दरियाओ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस था। इसके अंदर हमको रेस जुडिकेटा के बारे में समझाया गया था। एक्चुअली इसमें क्या हुआ था, एक पिटिशनर था जिसने आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब है कि हम हाई कोर्ट के अंदर रिट लगा सकते हैं, रिट पिटिशन लगा सकते हैं। तो उसी ने वही काम किया, उसने रिट पिटिशन लगाई। कहाँ पे? इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। जिसको कि क्या है कि कोर्ट ने सुना और उसको मेरिट पे डिसाइड कर दिया, और डिसाइड में उसने उसको डिसमिस कर दिया केस को। पर्सन ने क्या किया, अब क्या हुआ कि पर्सन सब्सटेंटिव सूट लगाया उसने। सब्सटेंटिव सूट किस में लगाया? आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाकर उसने उसका फायदा उठाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट पिटिशन लगाई उसने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटिशन में क्या कहा, उसने इस पिटिशन को डिसमिस कर दिया। और डिसमिस करते हुए ये कहा कि भाई जब हाई कोर्ट ने उसको मेरिट पे डिसाइड कर दिया था, तो अब जो इसने सब्सिक्वेंट सूट जो लगाया है, यहाँ पर रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा। और जो उसका जो जो ट्राई करने का जो जुरिस्डिक्शन था कोर्ट का, अब वो खत्म हो जाता है, वहां पे रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे इस केस के अंदर हमको रेस जुडिकेटा का एक एग्जांपल समझाया गया था, जिस केस का नाम था दरियाओ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। अब हम इनके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या क्या कहना चाहता है। तो फर्स्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो कहता है कि फॉर्मल सूट। फॉर्मल सूट का मतलब ये होता है कि जो जो भी सूट, मान लीजिए कि प्रीवियसली सूट या सब्सिक्वेंट सूट के अंदर जो भी सूट पहले डिसाइड कर दिया जाता है, वो फॉर्मल सूट हो जाता है दूसरे सूट के लिए। मतलब कि मान लीजिए आपने 1 जनवरी को एक केस फाइल किया, और दूसरी पार्टी ने 5 जनवरी को उसी सेम पार्टीज को लेके दूसरा केस दूसरे कोर्ट के अंदर फाइल कर दिया। अब मान लीजिए कि इन दोनों कोर्ट में से जिस भी कोर्ट ने पहले इस केस को डिसाइड कर दिया, तो वो दूसरे केस के लिए रेस जुडिकेटा का कार्य करेगा। तो वही जो जिस में डिसीजन आ गया, वो हमेशा फॉर्मल सूट कहलाएगा। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? दूसरा एक्सप्लेनेशन कहता है कि कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है कि भाई कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है क्षमता। किसी भी चीज की क्षमता की बात आती है, ठीक है। अब जिस भी कोर्ट ने किसी सूट को डिसाइड कर दिया, ठीक है, तो वो उसकी कॉम्पिटेंसी थी, उस जुरिडिक्शन में उसकी कॉम्पिटेंसी थी उसको डिसाइड करने की, ठीक है। जो भी केस को डिसाइड कर दिया, अब चाहे कोई भी प्रोविजन या प्रावधान किसी भी एक्ट के अंदर दिया हुआ हो राइट टू अपील का, किस पे? जो भी उस सूट को डिसाइड किया उसके डिसीजन पे, उसके होते हुए पे उसकी क्षमता जो है कोर्ट की, उस आप राइट टू अपील में चल जाइए, लेकिन उसकी जो क्षमता है, उसकी कोई जो क्षमता है, वो क्षमता कभी भी चैलेंज नहीं होगी। वो कॉम्पिटेंट कोर्ट थी जो जिसने उसको डिसाइड किया है। तीसरे एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं कि तीसरा एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि मान लीजिए कोई सूट था, उस सूट में कोई सब्जेक्ट मैटर पे कोई एक इशू था जिसको एलिगेशन बनाया था एक पार्टी ने, ठीक है। तो उसमें जो दूसरी पार्टी है, या तो वो उस एलिगेशन को डिनाई करे या फिर उसको एडमिट करे। और ये जो डिनाई और एडमिट करेगी, ये एक्सप्रेसली रूप से होना चाहिए या इम्प्लाइडली रूप से होना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है? या तो उसको बोलकर डिनाई किया गया हो या एडमिट किया गया हो, या फिर उसको लिखकर डिनाई किया गया हो या एडमिट किया गया हो। चौथे एलिगेशन की बात कर लेते हैं। फोर्थ एलिगेशन ये बात करना चाहता है कि कोई भी एलिगेशन है जो कि पार्टी के द्वारा इशू में उठाया जाना चाहिए था, किसमें? फॉर्मल सूट के अंदर, लेकिन मान लीजिए पार्टी ने किसी भी कारण से उसको नहीं उठाया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि भाई ऐसे सूट में क्या होता है, ऐसे सूट में क्या होगा कि ना, उसको उठाना चाहिए था, लेकिन अब जो सब्सिक्वेंट सूट में जो उसने यही चीज उठाता है जो उसको फॉर्मल सूट में उठाना चाहिए था, लेकिन अब वो एप्लीकेबल नहीं होगा इस चीज को उठाने के लिए। पांचवे एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं कि भाई कोई रिलीफ जो कि क्लेम्ड की गई थी, किसमें? प्लेंट के अंदर अपने क्लेम्ड की गई थी, ठीक है। और जब कोर्ट ने सूट की डिक्री बनाते समय
उसको एक्सप्रेस रूप से नहीं दिया, मतलब उसको एक्सप्रेस रूप से ग्रांट नहीं की गई, तो ये माना जाएगा कि कोर्ट ने उसको रिफ्यूज कर दिया गया है। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन 6 की। एक्सप्लेनेशन 6 क्या बात करता है कि जब जब कोई एक पर्सन है, उसने बोनाफाइड लिटिगेट किया। बोनाफाइड लिटिगेट का मतलब उसने कोई एक मुकदमा लगाया, और मुकदमा लगाता है वो प्राइवेट राइट के लिए या फिर पब्लिक राइट के लिए। मान लीजिए कोई पब्लिक का जिसमें हिट हो, या फिर कोई प्राइवेट राइट, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मिलकर एक बंदे को नियुक्त किया कि तुम जाके ये लिटिगेशन लगाओ कोर्ट के अंदर। ठीक है। अब कोर्ट में उसने लिटिगेशन लगाया, तो जो सूट चला, तो जब सूट चलेगा तो जो इंटरेस्ट होता है सूट के अंदर उन सभी व्यक्ति का होगा जिन्होंने मिलकर एक बंदे को बोनाफाइड लिटिगेट लगाने के लिए कहा था। तो वो सभी उस क्लेम प्राप्त करने के हकदार होंगे उसके अंदर। सातवें की बात कर देते हैं कि भाई रेस जुडिकेटा होता है, वो अप्लाई होता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग पे। हम इसको बेहतर समझ सकते हैं एक सूट के द्वारा, एक केस के द्वारा, सॉरी माफ कीजिएगा सूट बोला, एक केस के द्वारा मोहनलाल गोयनका वर्सेस बोनी कृष्णन एक केस था। इस केस में बोला गया कि भाई रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग पे भी। एक्सप्लेनेशन 8 की बात कर लेते हैं। वो क्या बोलता है कि जो जो इशू कोर्ट के द्वारा सुना गया तथा डिसाइड किया गया, वह कोर्ट अगर लिमिटेड जुरिडिक्शन की थी, है ना, तो वो अगर कोर्ट कॉम्पिटेंट है किसी इशू को सुनने के लिए और डिसाइड करने के लिए, मान लीजिए वो कोर्ट लिमिटेड जुरिडिक्शन की थी, तो अब सब्सिक्वेंट सूट में वो रेस जुडिकेटा की तरह कार्य करेगी। ठीक है। अब अगर पार्टी ये कहती है सब्सिक्वेंट सूट के अंदर कि भाई वो कोर्ट लिमिटेड जुरिडिक्शन की थी, जो जिस चीज को केस को उसने डिसाइड किया वो लिमिटेड जुरिडिक्शन की थी, तो सब्सिक्वेंट सूट में कोर्ट बोल देगी कि अब यहाँ पे रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है और आपको ये इस चीज का फायदा नहीं मिलेगा। बात आती है कि रेस जुडिकेटा कहाँ कहाँ अप्लाई होता है और कहाँ कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। तो मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। पहला पॉइंट है जजमेंट इन पर्सोनम, जहाँ पे रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है। दूसरी बात आती है रिट्स पे अप्लाई होता है, हाई कोर्ट में जो रिट लगती है उन पे अप्लाई होता है, एक्सेप्ट हेबस कॉर्पस को छोड़ के। तीसरी बात आती है इंसॉल्वेंसी मैटर पे अप्लाई होता है। फोर्थ बात आती है रेशियो डिसेंडे में अप्लाई होता है। फिफ्थ बात आती है ये PIL पे भी अप्लाई होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे भी अप्लाई होता है। अब ये बात आती है कि कहाँ कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। तो पहली बात आती है जजमेंट इन रेम पे ही अप्लाई नहीं होता है। दूसरी बात आती है प्रोफॉर्मा रेस्पोंडेंट। प्रोफॉर्मा रेस्पोंडेंट क्या होता है कि भाई कोर्ट क्या कहती है कि ऐसा एक रेस्पोंडेंट बना देती है जिसको जिसको आंसर देने की जरूरत नहीं होती है। एक्चुअली क्या होता है किसी चीज में उसका भी राइट होता है, लेकिन वो प्लेंटिफ न बन के उसको प्रोफॉर्मा रेस्पोंडेंट बना देती है कि भाई तुझे भी इस चीज में राइट मिलेगा ही मिलेगा अगर तो तुम्हारे फेवर में कोई भी डिक्री आती है तो। तीसरी बात कहते हैं ऑन ऑर्डर्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है। माइनर विद गार्जियंस एप्लीकेबल नहीं होता है। सूट अंडर डिफरेंट टाइटल्स का सूट है तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। DD डिसमिसल इन डिफॉल्ट कह दिया गया है तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑबिटर डिक्टा पे एप्लीकेबल नहीं होगा। एडवर्स फाइंडिंग है तो वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। अब बात आती है कि ये तो थे जहाँ पे होती है और जहाँ पे नहीं होता है आपके रेस जुडिकेटा अप्लाई। लेकिन ऐसी भी जगह है जहां पर कई बार क्या होता है कि जनरली तो अप्लाई नहीं होता, लेकिन कई कई जगहों पर अप्लाई हो जाता है, जहां पे कोर्ट परमिशन दे देती है या फिर उसको सुनने का अधिकार दे देती है या उस पर कंक्लूजन निकालने का अधिकार दे देती है, तभी अप्लाई होता है। पहली बात आती है कि कंसेंट ऑन कॉम्प्रोमाइज पे जनरली नहीं होता है, लेकिन अगर कोर्ट उसमें सुनने का अगर अधिकार दे देती है पार्टी को तो ये अप्लाई होगा। दूसरी बात आती है एक्स पार्टी ऑर्डर की, जहां पे क्या होता है जनरली अप्लाई नहीं होता, लेकिन अगर कोर्ट उसमें सुनने का अधिकार देती है और कोई कंक्लूजन का अधिकार देती है किसी भी पार्टी को, तो आपके पास में क्या होगा, यहाँ पे रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन लेस पेंडेंस एंड रेस जुडिकेटा क्या होता है। रेस जुडिकेटा को हमने पढ़ा ही था कि जब कि कोई प्रीवियसली सूट है जिसको डिसाइड कर दिया गया है और पार्टी ने उसी दौरान में सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर रखा था, तो कोर्ट क्या करेगी, सब्सिक्वेंट सूट में रेस जुडिकेटा अप्लाई कर देगी, मतलब मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस को खत्म करने के लिए। अब बात आती है कि लिस्ट पेंडेंस का मतलब क्या होता है। लिस्ट पेंडेंस का मतलब होता है, इसको अगर हम तोड़ के देखते हैं, लिस्ट का मतलब लिटिगेशन, पेंडेंस मतलब ड्यूरिंग द पेंडेंस ऑफ केस के। ठीक है। तो मतलब होता है कि इसका मतलब एक्चुअली हमको समझाया गया, कई एक्ट्स में डिफाइन किया हुआ है, पर
पर्टिकुलरली हम देखते हैं तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 52 में हमको समझाया गया है, जिसमें समझाया गया है कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसके रिगार्डिंग कोई मुकदमा चल रहा था किसी कोर्ट के अंदर, ड्यूरिंग द पेंडेंसी, जब कोर्ट चल रहा था किसी भी पार्टी ए और बी पार्टी के बीच में, उसी समय अगर इस प्रॉपर्टी का, जैसे मान लीजिए कि ए और बी के मतलब मुकदमा चल रहा था किस चीज को लेके, कि भाई वहां पे जो मुकदमा चल रहा था वो चल रहा था, मान लीजिए कि मैं ओनर हूँ इस प्रॉपर्टी का, दूसरा बोल रहा था मैं ओनर हूँ, लेकिन मान लीजिए कि किसी भी एक पार्टी ने उस मूवेबल प्रॉपर्टी को दूसरे के नाम पे कह दिया, है ना, यानी ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसा किया गया ट्रांसफर हमेशा क्या कहलाता है, वॉइडेबल कहलाता है, कि वो ऐसा ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो यही आपके पास में क्या होता है, लिस्पेंडेंस होता है, कि भाई ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट, मतलब मुकदमे के चलते समय उसी दौरान आपने उस प्रॉपर्टी को किसी दूसरे बंदे के नाम पे कह दिए प्रॉपर्टी को, तो वहां पे लिस्पेंडेंस आपका अप्लाई हो जाता है। अब अगर हम इनको समझते हैं तो एक हम उदाहरण के जरिए इसको समझते हैं, या एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझना चाहेंगे कि मान लीजिए एक कोई सूट चल रहा है ए और बी के बीच में, किस चीज के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई एक केस चल रहा है, जहां पर हम क्या चाह रहे हैं कि उस प्रॉपर्टी के अंदर डिक्लेरेशन करवाना चाह रहे हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है, मतलब मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। दो जने ये क्लेम कर रहे हैं कि हम इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ए और बी के बीच में मुकदमा चल रहा था, उसी दौरान बी ने क्या करा, अपनी जमीन, जो जमीन थी उसको उठाकर सी के नाम पे कर दी। अब जब ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट चल रहा था, उसी दौरान सी ने उठा के प्रॉपर्टी सी के नाम कर दी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लिस्पेंडेंस अप्लाई हो जाएगा, कि मतलब जो उसने जो संपत्ति जो ट्रांसफर की है वो नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अब मान लीजिए कि अभी तो सूट चल रहा है ए और बी के अंदर, अब सूट में ये डिसीजन आ जाता है कि भाई ए के फेवर में प्रॉपर्टी कह दी और बी के अगेंस्ट पे प्रॉपर्टी कह दी, तो इस दौरान जो प्रॉपर्टी हमने सी के नाम पे की थी, तो अब सी टाइटल को लेने के लिए लायक नहीं है, मतलब सी जो है अब वो ये क्लेम नहीं कर सकता इस टाइटल को, क्यों, क्योंकि वहां पे एडजुडिकेटर अप्लाई हो जाएगा, जो ए है उसके फेवर में जो डिक्री आई है, मतलब ए एकमात्र मालिक है, बी ने जो जो भी प्रॉपर्टी सी के नाम पे की थी अब वो उसको उसे ले नहीं सकता है। परंतु मान लीजिए कि भाई सी ने सूट कर दिया बी के ऊपर, सी ने ही केस कर दिया बी के ऊपर। अब मान लीजिए कि ए और बी के अंदर जो सूट चल रहा था उस दौरान क्या हुआ कि बी के नाम पे प्रॉपर्टी आ गई। अब बी के नाम पे प्रॉपर्टी आ जाती है तो जो बी है वो एंटाइटल हो जाता है किसको, सी को प्रॉपर्टी को देने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो लिस्ट पेंडेंस किया गया था, मतलब जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई थी, तो इस दौरान क्या होगा कि भाई बी जो है, बी जिसके जिसके फेवर में अब डिसीजन या डिक्री आया है वो तो लायबल हो जाएगा प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के, या तो वो कर भी सकता है या फिर उनका जो अलग बात है वो अलग है। लेकिन यहाँ पे जो ए है उसके अगेंस्ट में रेस ड्यूटिकेट अप्लाई हो जाएगा, मतलब अब जो ए है वो सूट नहीं ला सकता है नेक्स्ट सब्सिक्वेंट सूट इसी मुकदमे में, ठीक है। तो ये तो लिस्ट पेंडेंस और रेस ड्यूटिकेटर के बीच का अंतर। अब बात करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन रेस जुडिकेटा एंड ईस्टोपल। ये क्या बात करता है, तो रेस जुडिकेटा को तो हमने समझ ही लिया अभी अच्छे से, हम समझेंगे कि ईस्टोपल क्या बात करता है। भाई रेस जुडिकेटा और ईस्टोपल में यही अंतर होता है कि भाई ईस्टोपल होता है जो, वो क्या होता है कि कोई बंदा है, मान लीजिए उसने अपना एक स्टेटमेंट दिया किसी भी पार्टी को, मतलब जो अभी अपना स्टेटमेंट देता है या अपना कोई कंडक्ट शो करता है वो, और उससे कोई होता है किसी भी इंसान को ये चीज वो पॉसिबल करवा देता है कि भाई हाँ ये चीज है, मतलब अस्तित्व में है। तो इस टोपल में क्या होता है कि मान लीजिए उसने अपने स्टेटमेंट दिया और बाद में वो अपने स्टेटमेंट से मुकरता है, तो वहां पे क्या होता है, रूल ऑफ स्टोपल लग जाता है। बेसिकली जो रू स्टोपल होता है वो डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटी पे वर्क करता है। इक्विटी का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए पहले उसने कोई प्रीवियस स्टेटमेंट दिया अपना, अब जब कोई बात उसके फेवर में आती है तो वो अपने स्टेटमेंट को चेंज कर देता है, तो भाई ऐसे जब वो स्टेटमेंट चेंज करेगा तो वहां पे रूल ऑफ स्टॉपल लग जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसके बीच में एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल ये था स्टॉपल का, जहाँ पे हम स्टॉपल का अच्छे से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक पिता जिंदा था, ठीक है, तो उसके पास में, पिता के पास में कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, लेकिन उसका जो बेटा था, पिता के जिंदा होते होते भी उसने वो प्रॉपर्टी किसी थर्ड बंदे के नाम पे ट्रांसफर कर दी, ऐसी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ऐसी प्रॉपर्टी जो उसने ट्रांसफर करी तीसरे बंदे के नाम पे, तो क्या होगा कि भाई जब पिता जिंदा है तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफर ही नहीं कर सकते किसी भी थर्ड बंदे के,
ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए कि पिताजी 2 ही दिन बाद गुजर गए, ठीक है। अब तो क्या हुआ, वो प्रॉपर्टी है जो बेटे के नाम पे आ गई। अब बेटे ने ये कहने से मना कर दिया उस तीसरे बंदे को कि मैं तुमको प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, तो यहाँ पे जो रूल ऑफ ईस्टॉपल है वो लागू हो जाएगा। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं रेस जुडिकेटा और ईस्टॉपल के बीच में क्या होता है। रेस जुडिकेटा जो होता है वो पब्लिक पॉलिसी पे कार्य करता है। पब्लिक पॉलिसी में जैसे हमने लैटिन मैक्सिम्स देखी थी, वहाँ पे 2 लैटिन मैक्सिम देखी थी जो कि पब्लिक पॉलिसी पे कार्य कर रही थी, कि मतलब जो स्टेट का वो जो इंटरेस्ट होता है वो होता है कि हमेशा सूट एंड हो जाए इस तरीके से। और दूसरी हमने देखी थी कि भाई कि जो भी कंक्लूजन निकालती है या डिसाइड करती है वो कॉम्पिटेंट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्टॉपल का क्या मतलब होता है। स्टॉपल जो होता है वो हमेशा डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटी पे काम करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई पार्टी ने जो भी अपना जो भी कंडक्ट किया या फिर जो भी स्टेटमेंट दिया है ना, या उससे वो केवल अपने वो पोजीशन चेंज कर रहा था, ठीक है। तो अब वो इस यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटी लग जाएगा, मतलब रूल ऑफ स्टॉपल लग जाएगा। तो अब ये चीज़ नहीं कर पाएगा। दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग कि भाई क्या होता है कि है ना, रेस जुडिकेटा होता है वो कोर्ट के डिसीजन से आता है। मतलब कोर्ट का जो डिसीजन था फॉर्मर सूट के अंदर, उससे रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है दूसरे सूट के अंदर। ईस्टोपल क्या होता है भाई, ईस्टोपल होता है पार्टीज जो एक्ट कर रही है ना, उससे ईस्टोपल आता है, कि मतलब पार्टी ने जो एक्ट किया अपने साथ में, तो उससे ईस्टोपल आ जाएगा। रेस जुडिकेटा का तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं भाई, सब्सिक्वेंट सूट है, ठीक है। कोई भी सब्सिक्वेंट सूट है रेस्यूटे जहाँ पे रेस्यूटिकेट अप्लाई होता है, तो वो सब्सिक्वेंट सूट के अंदर क्या कहता है, उसकी जुरिस्डिक्शन को खत्म कर देता है कि भाई अब तुम इस सूट को ट्रायल करने के लायक नहीं हो। लेकिन ईस्टोपल क्या कहता है भाई, ईस्टोपल ये काम करता है कि जो पार्टी ने पहले प्रीवियस स्टेटमेंट दिया था, अब वो जो स्टेटमेंट उसने चेंज किया उसको वो ईस्टोपल क्या करेगा, उस स्टेटमेंट को रोक देगा। चौथे की बात करते हैं कि भाई फोर्थ जो पॉइंट है वो क्या बोलता है। क्या होता है कि जो रेस्ट जुडिकेटा है उसका जो मेन वर्क होता है वो मल्टीप्लिसिटी को रोकना होता है। भाई वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस को रोकना है, कि भाई एक के बाद दूसरा केस नहीं, दूसरे के बाद तीसरा केस नहीं, चौथा केस नहीं। इन केसेस को रोकने के लिए रेस्ट जुडिकेटा अप्लाई होता है। ईस्टोपल क्या कहता है भाई, ईस्टोपल ये कहता है कि बार आदमी है, कोई आदमी है और वो बार बार अपने स्टेटमेंट चेंज कर रहा है, तो इस स्टेटमेंट को चेंज करने को रोकने के लिए रूल ऑफ ईस्टोपल लगता है, ठीक है। रेस जुडिकेटा का अगर हम और ईस्टोपल का अगर हम जो फिफ्थ एग्जांपल या फिफ्थ जो पॉइंट देखते हैं, वो बोलता है कि भाई रेस जुडिकेटा में माना जाएगा कि जो पिछली कोर्ट थी, है ना, जिसने डिसीजन दिया वो एकदम सही और मेरिट पे डिसीजन दिया गया वो, ठीक है। अब जो सब्सिक्वेंट सूट लगेगा ना, तो उसमें भी यही माना जाएगा कि जो डिसीजन दिया था कोर्ट ने प्रीवियस सूट के अंदर वो कॉम्पिटेंट थी, वो अथॉरिटी थी, वो कॉम्पिटेंट थी। लेकिन अब स्टोपल में क्या होता है कि स्टोपल केवल एक पार्टी को रोकता है, ठीक है। रेस जुडिकेट हमेशा 2 पार्टियों को रोकता है कि भाई 2 पार्टियों को, मतलब दोनों जो प्रीवियस सूट की पार्टी थी अब वो सब्सिक्वेंट सूट के अंदर नहीं आ सकती। लेकिन स्टोपल क्या कहता है कि केवल एक पार्टी को रोकता है, जो उसने बोला, जो भी पार्टी ने बोला या स्टेटमेंट दिया अपना प्रीवियसली, जो भी स्टेटमेंट दिया, अब स्टोपल क्या कहता है उस पार्टी को रोक देगा अपना स्टेटमेंट चेंज करने से। मान लीजिए कि जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि भाई बेटे ने पहले तो जमीन को बेच दिया, उस बेटे ने जो जमीन को बेचा, ठीक है, जब जब तक तो उसके पास में जमीन ही नहीं थी तब तक तो उसने उस जमीन को बेच दिया। जैसे ही उसके पास में जमीन आई जो हिंदू सक्सेशन एक्ट से आई आपके पास में, जो कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, जो सक्सेशन एक्ट से आती है, एक्ट से आने के बाद में उसने उसको मना कर दिया कि भाई मैं तेरे को जमीन नहीं दे सकता, या फिर मैंने जो तेरे को पैसों में बेची थी अब मैं इस पैसे में नहीं बेचूंगा, मैं इसको ज्यादा पैसे में बेचूंगा। तो यहाँ पे रूल ऑफ स्टॉपर लग जाएगा। तो आइए अब आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद।